CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कहावत है भोजपुरी में, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। कम से कम बोल ले तो वहाँ पर तमीज से। वैसे तो जब भी आपकी वीडियो आती है तो पूरे शहर में तहलका मच जाता है। इसमें 5 प्लॉट हैं, आप प्लॉट वाइज ऑक्शन कर दो, उससे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। मजबूरी है जमीन बेच करके ही नगर निगम को चलाना है। क्या इसके पीछे भी कोई एजेंडा है क्या प्रेमलता जी? तो अनपढ़ हमें बोलने से पहले वो कौन सी जमीन है, कितनी जमीन है, ताकि जनता को दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाए। ये लोग हैं कि 7 एकड़ को रबड़ की तरह खींच करके मेयर साहब का सारा ही फेलियर है। हम चाहते हैं 21 एकड़ का रेट लगे। तो चंडीगढ़ को लूटता हुआ देखकर पूरी रात हम सो नहीं पाए। वो बबला जी का पर्सनल अपने खाते से नहीं आया। मेयर ने आप लोगों को साथ लेकर के नहीं जाती हैं। आप लोगों से क्या एलर्जी थी मेयर को? पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कभी चेक लेने के लिए खुद गए। कोई इंडिकेशन है क्या नगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की? मैडम, लेकिन हाउस का एक डिसिप्लिन है कि और वहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर की जो है कुर्सी आगे होनी चाहिए। मगर उसमें इन्होंने हमें बिल्कुल कोने में ऐसी जगह बैठा दिया जहाँ की हम अपनी आवाज़ न रख सकें। उनको इसी से वाकई में ही ऐतराज है, तो मेयर के पास पावर है उसको स्टे को हटाने की। आप ये बताएं कि मेयर स्टे हटा क्यों नहीं रहे? वो हमारे इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं अभी। पहली बात तो उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, उनकी मैडम को इंटरव्यू देना चाहिए। चंडीगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है और हम लूटने नहीं देंगे। कुछ पार्षद और अधिकारी मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं। करें, मगर हमारा काम है कि सच को सामने लाना। चंडीगढ़ नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ प्रशासन कहीं आंसू बहा रहा है तो कहीं नगर निगम के पार्षद, कमिश्नर, मेयर सभी आंसू बहा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि नगर निगम को चलाने के लिए ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़ गई, यानी मजबूरी है ज़मीन बेच करके ही नगर निगम को चलाना है। इसके पहले कई सवाल खड़े हुए हैं अनपढ़ता को लेकर के। ज़मीन कितनी है, किसको दिया जाएगा, कौन खरीदेगा, इसको लेकर के। सबसे पहले मैं सीनियर डिप्टी मेयर से बात करूंगा जो जसबीर बंटी हैं। आपने पढ़ा लिखा कहाँ तक है? पढ़ाई मैंने टेक्सटाइल केमिस्ट्री से इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग की हुई है, ध्यान से। अब हम तरुणा मेहता जो डिप्टी मेयर हैं उनसे जानेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक करी है, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ क्या क्या डिग्री है इनकी। जी, मैं MA इन इंग्लिश हूँ। इंग्लिश में MA है, आप समझ सकते हैं, यानी ये भी पढ़ी लिखी हैं। मैडम प्रेमलता जी जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, आप कहाँ तक पढ़ी? नमस्ते जी। हम लोगों ने मैंने ITI की हुई है और डिप्लोमा किया हुआ है डॉक्टरी का और BA भी की हुई है। तो अनपढ़ हमें बोलने से पहले खुद झांक के देख ले आप क्या चीज़ हो। यानी कि ये भी पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी तो जो हस्ताक्षर है वो भी साक्षर हो जाते हैं वैसे। अब हम बात करेंगे जिसको बेच करके, यानी ज़मीन बेच करके नगर निगम को चलाना है, तो वो कौन सी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? क्योंकि इससे पहले भाजपा के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबला से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 7 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन नहीं। लेकिन ये लोग हैं कि 7 एकड़ को रबड़ की तरह खींच करके कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, 20 एकड़, 21 एकड़, कहाँ तक। तो हम पहले जानेंगे ज़मीन को लेकर कि ये ज़मीन कितनी है और बेच करके क्या नगर निगम का भला हो जाएगा। जसबीर बंटी जी, सीनियर डिप्टी मेयर। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जो कल आपने उनके इंटरव्यू आज हमारी इंटरव्यू लेने आए हैं, ताकि जनता को दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाए, सच सामने आ सके। जो उन्होंने कहा कि ये नौटंकी करते हैं, अगर उनको लगता है कि अगर लोगों की आवाज़ उठाना ही नौटंकी है तो हम इसको नौटंकी समझ लेते हैं। अगर उनको लगता है कि सच की आवाज़, सच बोलना नौटंकी है तो हम उसको भी नौटंकी समझ लेते हैं। क्योंकि उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये तीनों लोग जब आए दिन नौटंकी करते हैं। जब हमने सॉलिड वेस्ट मटेरियल का मुद्दा उठाया था, जब भी ये कहते थे नौटंकी करते थे। जब वो प्लांट 35 लाख में चलता, 35 लाख में दिया होता महीने का, अब वही प्लांट 4,81,000 में चला गया। अगर हमने नगर निगम के 30 लाख बचाए हैं तो क्या नौटंकी है? हम उसको नौटंकी मान लेते हैं। अब आगे बात हम ज़्यादा लंबा नहीं लें, मैं इसको अब सीधे भी बताता हूँ जी। जो इन्होंने कहा कि ये जगह 7 एकड़ है, आपको ये नक्शा दिखा देता हूँ। ये जो नक्शा है, ये चंडीगढ़ हमने नक्शा रफ नक्शा मंगाया था, जो कि जगह टोटल 33 एकड़ जगह का लैंड है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 33 एकड़ लैंड में सरकार ने
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है, एक हमारे आगे फ्रंट पे शोरूम बने हुए हैं, 2.36 एकड़ के शोरूम बने हुए हैं। उसके साथ ही 12 एकड़ जो लैंड है वो एग्जिस्टिंग है, उसमें से संत निरंकारी वालों को, सत्संग वालों को 7.82 एकड़ जगह जो दी हुई है वो दी हुई है। एग्जिस्टिंग ग्रेवेड जो वहाँ पे बना हुआ है 3.12 एकड़ में बना है। उसके साथ ही जो स्कूल बना वो 1 एकड़ में बना है, मतलब 12 एकड़ तो ये निकल गई 33 एकड़ में से। उसके साथ ही जो हमारी 2.36 एकड़ वो निकल गई। कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास अब जो हमारी जगह बचती थी 21 एकड़ बचती थी। 21 एकड़ में से 2.36 एकड़ जो हम एग्जिस्टिंग हमारे शोरूम बने हुए हैं वो निकल जाएंगे, तो लगभग हमारे पास जो जगह लैंड बनती है 19 एकड़ के आसपास लैंड बनती है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो सबसे बड़ी फ्रॉड स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जब ये एजेंडा पहले भी लेके आए, जब इन्होंने कहा था जी आप बहुत एजेंडा लेके आए, क्योंकि हमें पता था मेयर साहब का सारा ही फेलियर है। उन्होंने कितने वादे किए थे कि आज 90 करोड़ आ रहे हैं, अगले बार 238 करोड़ है स्कूल बांटे। हमें कहा मेयर साहब हम आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आपसे जो फंड तो लेके नहीं आ सके, मगर कोई बात नहीं, हम डेवलपमेंट के चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें। इन्होंने पहले इनके हाउस में पिछले साल जब हमारे कुलदीप कान मेयर साहब थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम जगह बेच, जब ये कहते थे कि हम गाँव की ज़मीन नहीं बेचेंगे। इन्होंने कितनी बातें कही थी, मगर आज वही बंदे, वही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज यहीं आके वो बोलने लगी है हम ये ज़मीन बेचेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल क्रंचिस है। पहले तो मेयर साहब को ये मानना चाहिए कि उनका, मेयर साहब का फेलियर है ना, वो पैसा लेके आ पाए। 238 करोड़ कहा था उन्होंने, 90 करोड़ वो कहा था। जो 125 करोड़ आया है ये भी जब हमें लगता है किसी फंड से जो आया है उसमें से आया, वो भी एग्जिस्टिंग क्लियर हो जाएगा, ये भी बहुत कम अमाउंट है। उसके बाद अगर पैसा आ गया था तो हमारी ज़मीनें जो सड़कें हैं वो इन्होंने क्यों दी। जो हम अब मैं असली जो ये 20 एकड़ की जो हम बात रख रहे हैं बार बार, इन्होंने सिर्फ 7.7 एकड़ जो नक्शा बनाया है उसके 5 प्लॉट बनाए हैं। वो पांचों प्लॉटों को अलग अलग बांट दिया, ताकि अगर हम 20,000 गज से ऊपर जगह होती तो उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस ईसी लेनी पड़ती है, मगर इन्होंने पांचों प्लॉट को इकट्ठा करके अलग अलग कर दिया ताकि हमें ईसी ना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट हमें ना लेना पड़े। मगर देखो उससे बड़ी भी चालाकी, 5 प्लॉट बना दिए मगर देंगे एक कोई। अरे भाई पहले तुम ये बताओ, जो 5 प्लाट तो पांचों की अलग अलग वो करो। हमारा असली कहने का, हम तो जो चाहते हैं, जो 20 एकड़ जितनी 19.74 एकड़ जो 20 एकड़ के आसपास जो जगह बची है, हम कहते हैं जब डेवलपर किसी को जगह देते हैं तो सारी जगह उसी को डेवलपर करना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या करा, 5.86 एकड़ जो रोड्स भरम में निकाल दी कि नगर निगम ही सड़कें 5.86 एकड़ में नगर निगम सड़कें बनाएगी। उसके बाद इन्होंने लिख दिया 5.3 एकड़ जो जगह है ग्रीन बेल्ट का पार्क है, प्ले ग्राउंड बना दिए। इन्होंने 11 एकड़ तो उस बिल्डर को अपने पास से ग्रीन बेल्ट और ओपन सड़कों में भी निकाल के दे दी। जब भी आप देखिए ओमैक्स में, कहीं भी कमांडर, कहीं भी पंजाब में, कहीं भी आपको सीएल कोई जगह कोई डेवलपर लेता है तो सारे एरिया का नक्शा पास करा के सरकार से, नक्शा बना के सरकार से पास कराता है कि मैं इतनी जगह में इतनी मैं रेजिडेंशियल बनाऊंगा, इतनी मैं कमर्शियल बनाऊंगा, इतनी जगह में मैं प्ले ग्राउंड बनाऊंगा, इतनी जगह में मैं ग्रीन बेल्ट पार्क बनाऊंगा। मगर इन्होंने क्या किया, यहाँ तो सारा कुछ हम बना के दे रहे हैं, बिजली पानी का कनेक्शन, प्रपोज ग्रीन बेल्ट, सड़कें, ओपन पार्क, सारा कुछ अगर हमने बना के परोस के देना तो ये तीन हमने बने हुए हैं, जो इन्होंने 5 प्लाट बनाए हैं, तो प्लाट भी हम बना दें। कल को जो बिल्डर को जिसको दे दी वो कहेगा जी आपने ग्रीन बेल्ट का पार्क नहीं बनाया, आपने प्रॉपर सड़कें नहीं बनाई, मैं आपको पेमेंट नहीं देता, मैं ये नहीं कर, कहाँ हम उससे लड़ेंगे। आप देखिए पीछे उपल प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो भी ऐसे ही पीछे पे फेल हो रहा था, मगर सरकार, इन्होंने कितनी अनदेखी करी, कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी जो जगह है 7.7 एकड़ का इन्होंने रेट लगवा दिया 796 करोड़। हम चाहते हैं 21 एकड़ का रेट लगे। हमें जो नगर निगम को 2,2500 करोड़ रुपये हमारा बनता है, हमें वो दे, एक डेवलपर ले 2,2500 करोड़ में जितना भी बनता है उसमें हम कर, उसकी प्रॉपर वैल्यू हो, वो बंदा इस सारी एरिया को वो डेवलप करे। अगर कल को हमने पार्क डेवलप करने, हमने ही सड़कें बनानी है तो सारी लायबिलिटी तो हम पे ही होगी। तो कुल मिलाकर के खाता ना बही, नगर निगम के लिए कुछ लोग मिल करके जो कहे वही सही, क्योंकि 33 एकड़ ज़मीन है, करीब 20 एकड़ ज़मीन पर ये लोग डेवलपमेंट चाहते हैं कि जो खरीदे ज़मीन वही डेवलप करे। जबकि कल मेरी बबला जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था 7.7 एकड़ ज़मीन है जिस पर डेवलप होगा, और जो डेवलपमेंट और भी है ग्रीन बेल्ट या जो भी और बनाना है वो प्रशासन बना के देगा या नगर निगम बना के जो भी दे। तो ये बड़ी स्थिति हैरानी वाली है। मैडम इसमें आप क्या सोचते हैं कि 7 एकड़ का रेट लगे या कंप्लीट 20 एकड़ का जो आप लोग कह रहे हैं उसकी कीमत लगे?
देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें एक सीनियर जो नेता हैं वो कुछ अपशब्द उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कहे कि तीनों काउंसलर्स के बारे में, सीनियर डिप्टी मेयर और मैडम प्रेमलता जी के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पहली बात तो जब मैंने ये इंटरव्यू सुना हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हमसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं और अगर पॉलिटिक्स में देखें तो भी उनकी सीनियरिटी काफ़ी बड़ी है। और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना तो मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देती कि आप चुने हुए नुमाइंदे के बारे में ऐसी चीज़ें बोलते हो। और मुझे तो लगता था कि मेयर मैडम, क्योंकि मेयर मैडम ये एजेंडा लेकर आए हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। पर जब मैंने कल इंटरव्यू सुना तो मैं उनको एक जगह पे करेक्ट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो है ये 7.7 एकड़ की हो रही है जी, ये इन्होंने ऐसे ही रोला डाला हुआ है 20 एकड़ का। तो मैं ये बता दूंगी कि वो उनका कहना है कि टोटल एरिया 20 एकड़ है। तो मैं यहाँ उनको करेक्ट करती हूँ, ये 20 एकड़ नहीं, टोटल जो लैंड ऑफ चंक ऑफ लैंड है ये 33 एकड़ का है, जिसमें से अगर एग्जिस्टिंग साइट जिसकी वो बात कर रहे थे, स्कूल है, ग्रेवयार्ड है या निरंकारी भवन है, जो भी एग्जिस्टिंग है, अगर हम उनको निकाल दें, उनको निकालने के बाद 21 एकड़ की जो लैंड है वो जो है हमारे पास है, वो बच जाती है। उसमें से जो ऑक्शन करने का एजेंडा आया था वो 7.7 एकड़ ज़मीन का आया था। हम उसके अंदर 5 प्लॉट्स आते हैं। हमारा कंसर्न यही था, ठीक है इस टाइम फाइनेंशियल क्रंच है, आप इसको बेचना चाहते हैं। हमारी ऑब्जेक्शन इस पे नहीं थी, हमारी ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पे थी कि आपने इसके अंदर जो एक कंडीशन डाल दी कि एक ही बंदा आए वो इस सारी लैंड को खरीदे। कॉरपोरेशन ने एक एजेंडा पास किया जिसमें 10 करोड़ का एजेंडा पास किया, जिसमें सीवर की लाइनें, स्टॉर्म वाटर लाइन, टीटी वाटर लाइन, पब्लिक टॉयलेट, एसटीपी, यूसीजी आप और ट्यूबवेल। मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक ट्यूबवेल को ही बता दो जीवन लगाने का क्या खर्चा आएगा। आप ये 10 करोड़ का इतनी पूरी तैयारियां करके दे रहे हैं, किसके लिए? उस बंदे को, उस एक पर्टिकुलर बंदे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप करके दे रहे हैं। नगर निगम को इससे क्या प्रॉफिट होगा? मुझे आप कहते हैं कि जो प्लॉट है, जो ज़मीन है 20 एकड़ जो बची हुई जगह है, उसको चाहते हैं कि एक आदमी खरीदे और वही डेवलप करे सारा, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, या वो करे, अदरवाइज इसमें 5 प्लॉट हैं, आप प्लॉट वाइज ऑक्शन कर दो, उससे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिडर्स आएंगे, रेट भी ऊपर जाएगा। आप देखो ना, इस पूरे की ये चाह रहे हैं एक बंदा है, पाँचों का पाँचों प्लॉट एक बंदा ऑक्शन में ले ले। एक से क्या होगा, इन्होंने रिजर्व प्राइस जो रखा है इसका वो 800 करोड़ रख दिया। अगर बोली जाती है ऑक्शन में कितना जाएगा? 100 करोड़ ऊपर चला जाएगा, 200 चला जाएगा, 900 या 1000 करोड़ से ऊपर तो बोली जाएगी नहीं। जब बिडर ही नहीं, कंपटीशन में लोग ही नहीं ज़्यादा होंगे, वो एक ही को फेवर होगा, एक ही बंदा, एक इक्का दुक्का बंदा आएंगे, तो कहाँ कॉरपोरेशन को ना तो बोली ऊपर जाएगी और ना ही कॉरपोरेशन को उतना रेवेन्यू आएगा। हमारा कंसर्न था कि अगर आपको देना ही है तो आप या तो प्लॉट वाइज ऑक्शन करो, 5 प्लॉट हैं, प्लॉट वाइज ऑक्शन कर दो, ठीक है। आप अगर 7 एकड़ की जो 7-8 एकड़ की जो ये प्रॉपर्टी है उसको प्लॉट वाइज अब अगर आप ऑक्शन करते हो तो आप देखो कितना रेवेन्यू आएगा, कितना बोली कितनी ऊपर जाएगी। जो 800 करोड़ आप रिजर्व प्राइस रख रहे हो वो 800 से लेके 1500 करोड़ के ऊपर जाएगा। अदरवाइज आप ये 21 जो एकड़ का आप इतनी तैयारियां करके दे रहे हो, सारी दे दो, वो अपने अकॉर्डिंग जो उसका प्लान होगा उस तरह वो करे, कैसे जैसे उसको डेवलप करना है वैसे डेवलप करे। यानी कि 7 एकड़ में प्लॉटिंग होगी, बाद बाकी 14 एकड़ जो ज़मीन है उसमें डेवलप करना, ये सब काम जो है एमसी का है। तो 11 एकड़ तो वो मौज मारेंगे जो बिल्डर्स वगैरह आएंगे। इसके पीछे का एजेंडा, अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को एतराज़ है, क्या इसके पीछे भी कोई एजेंडा है क्या प्रेमलता जी? देखो मधुकर जी, सबसे पहले तो नमस्कार कि जो आपकी कल जो रात को सोते समय मैंने पूरी वीडियो सुनी है। वैसे तो जब भी आपकी वीडियो आती है तो पूरे शहर में तहलका मच जाता है, बड़ी खुशी मिलती है, हम सुनते हैं। और जो हमारे बबला भाई हैं उनको ये बातें शोभा नहीं देती है कि सब, मतलब उसमें से 2 तो हम लेडीज़ हैं, चलो बंटी जी हैं जेंट्स हैं, उन्होंने बोल दिया, क्या बार बार वो बोल रहे हैं अनपढ़ है अनपढ़ है। अगर हमारे शब्द निकलने शुरू हो गए तो फिर बबला जी क्या करेंगे? क्या हमें भगवान ने जुबान नहीं दी है? सबसे दूसरी बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि प्रेमलता जी हाउस नहीं चलने देती। चलो शुक्र है तो आपको बबला जी मेरा खोपिया तो है ना कि इस चीज़ का कि हाँ प्रेमलता में कुछ दम है, ये चीज़ तो वो मानते हैं ना अपने दिल से ही। दूसरी बात उन्होंने बोला कि प्रेमलता हार गई है, इस करके वो बार बार हाउस नहीं चलने देती है। मैं बबला जी से पूछना चाहती हूँ, बबला जी फर्स्ट बात तो आप मेयर नहीं हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती है। और मैदान में अगर 2 कुश्ती वाले आते हैं तो एक हारता है एक जीतता है।
और अगर बबला जी इतने ही ज्योतिष बन रहे हैं, हाथ देखना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो अपने वो 20 साल से खुद थे पार्षद, तब क्यों नहीं खुद मेयर बने? उनकी क्यों, तो किस्मत का खेल होता है ना, चलो एक हारेगा एक जीतेगा। तो बबला जी मुझे लगता है राजनीति छोड़ के उनको ज्योतिष बनना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे का हाथ देख के और बता सके कौन जीतेगा कौन हारेगा। रही बात है इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, जिस दिन हाउस था एक दिन पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। मैं खुद और मेरे साथी तीनों मिलके हम लोग फ़ोटोस्टेट भी करवा के लाए थे नक्शे की, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से बता सके। अरे शहर को, चंडीगढ़ को लूटता हुआ देखकर पूरी रात हम सो नहीं पाए कि कौड़ियों के भाव ज़मीन जा रही है। इसमें कॉरपोरेशन को क्या फ़ायदा है? 21 एकड़ ज़मीन को मूंगफली रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। रही बात इसमें एक पार्टी आएगी, वही आप मधुकर जी याद होगा, डड्डू माजरा वाला 800 करोड़ का आपके सामने था कि केक कटेगा हिस्से बटेंगे, इसमें भी तरबूज कटेगा और पीस बटेंगे। तरबूज काटने के बाद बटेंगे भी सब में। 125 करोड़ रुपये जो नगर निगम को मिले हैं। कल मेरी देवेंद्र बबला जी से मेरी बात हुई, जो मेयर के पति भी हैं। उन्होंने कहा कि लेटर लेने के लिए भाजपा से गए थे प्रधान, और ये लोग भी गए थे इधर से, तो क्या उसमें चेक नहीं था क्या? देखो, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने क्लियर दिख रहा है, मतलब जिसकी नज़र कमज़ोर होगी ना 80 साल की उम्र में, उसको भी क्लियर दिखेगा कि वो चेक है। उसमें भी झूठ बोल रहे हैं वो लोग। दूसरी बात, राजनीति शुरू से चलती आ रही है और पैसे आते हैं खातों में पैसे आते हैं। जो ये कोई ना देखो बबला जी के लिए पैसे आए, ना ये प्रेमलता जी के लिए पैसे आए, ना किसी पार्षद जी के लिए पैसे आए, ये आए हैं चंडीगढ़ की जनता के लिए। सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार ने जो बिजली है वो प्राइवेट कर दी है। सरकारी बिजली कर्मचारी जो हमारे भाई हैं वो बेरोजगार कर दिए हैं, आज प्राइवेट कर दिए हैं, कंपनी के मोहताज कर दिए हैं, और वो पैसा हमारे पास बचा हुआ था। जो 97 करोड़ की ऐलान करी थी हाउस में, मैं मेयर मैडम से पूछना चाहती हूँ कहाँ है वो 97 करोड़? 238 करोड़ की करी थी, रसगुल्ले खाए थे, कहाँ है वो 238 करोड़? बड़ी बड़ी बातें करके फोटोग्राफी करवा के आज तक चंडीगढ़ की जनता को, मैं कहती हूँ लोग तो सड़क बनवाते हैं, अरे वो तो एक टॉफी तक भी चंडीगढ़ की जनता को नहीं दे पाए। बबला जो हमारे जो बड़े भाई हैं राजनीति में पुराने, काफ़ी 20 सालों से राजनीति में जीतते आ रहे हैं, उनको ये बातें शोभा नहीं देती। सब, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, कम से कम बोले तो वहाँ पर तमीज़ से। और दूसरी बात, हमारा पैसा, हमारा मुसड़ और हमारी कुंडी, पैसा किसका? लोगों के टैक्स का। चंडीगढ़ का पैसा वो बबला जी का पर्सनल अपने खाते से नहीं आया, वो वहाँ पर उनके अध्यक्ष खड़े हैं चेक लेके, ठीक है, हमारी मेयर मैडम खड़ी हैं, ठीक है। चंडीगढ़ की जनता का अगर भला करना था तो खाते में पैसे डाल देते। जी बिल्कुल, खाते में पैसा डालते। मैं इसी पर एक सवाल आगे करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर बंटी से जानूंगा कि आखिरकार जब वहाँ पर चिट्ठी और पैसे लेने के लिए गए आप सीनियर डिप्टी मेयर, मैडम डिप्टी मेयर, तो मेयर ने आप लोगों को साथ लेकर के नहीं जाती हैं, जो हरप्रीत बबला मेयर हैं, और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जतिंदर पाल मल्होत्रा, उनको लेके जाते हैं। आप लोगों से क्या एलर्जी थी मेयर को? आप देखिए, मेयर साहब हमसे या हमारे पार्षदों से कोई खुशी बांटना नहीं चाहते। जब ज़रूरत थी तो हमें लेके गए, चलो हमारे साथ गवर्नर साहब के साथ सबको मिलाऊंगी, ये करूंगी। हमने गवर्नर साहब के साथ जाकर हाथ जोड़े, मगर जब 290 करोड़ भी ना आया, 238 भी ना, जब 125 करोड़, वो भी शायद बिजली की डिपार्टमेंट से कुछ एक्सेसिव मनी आई है, चलो कहीं से भी आया, हम वेलकम करते हैं। मगर जब आया था, कम से कम नाव सीनियर डिप्टी मेयर को लेके गए, नाव डिप्टी मेयर को लेके गए, हमें ना लेके जाते, अपनी पार्टी के पार्षदों को ले जाते। ऐसे तो हमारे भी एमपी साहब, हमारे एमपी साहब को फ़ोन करके बोल देते, आज आप इतने पैसे आए हैं, आप हमारे कांग्रेस की पार्टी के प्रधान हैं। ये किसी पार्टी का पैसा नहीं आया, ये सरकार का, जो हमारे जनता का, लोगों का टैक्स पेयर है, वो आया। आप देखिए, ऐतराज इस बात को लेकर के आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया कि मेयर अपने पार्टी के प्रधान को लेके जाते हैं, आप लोगों से अछूत क्यों? हमने बहुत उठाया। अभी उन्होंने कहा था मैं स्पेशल हाउस करूंगी, इसमें मुबारकबाद दूंगी। हम तो क्या इसको लेकर के आप लोगों ने ये नहीं कहा कि माफ़ी मांगे पहले?
हम तो अभी मेयर हाउस था ना, हाउस आना था। हाउस में तो और आसानी होती है, माफ़ी मांगे। स्पेशल हाउस आना था, हम तो तैयार करके बैठे थे। जी मैडम, माफ़ी मांगने के लिए कहा आप लोगों ने कि आप लोगों को नहीं ले गया? देखिए, इसके लिए इन्होंने कहा था, हमने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा, इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखनी थी। तो उस मीटिंग में हमने ज़रूर बात रखनी थी कि मैडम ठीक है आप जाइए। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कभी चेक लेने के लिए खुद गए हों या पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव गए, पार्टी के लोग गए हों। चाहिए तो ये तो उनकी सोच चाहिए थी, उनकी चाहिए थी। मेयर मैडम को सोचना चाहिए था कि सीनियर डिप्टी मेयर, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई काउंसलर है सीनियर, किसी को ले जाना चाहिए। आप ले जाते, ठीक है, कॉरपोरेशन तंगी में, हमें भी इस बात की खुशी है कि चलो जो भी मिला है जुंगे में, वो तो बता ही दिया कि कौन से पैसे, ये 125 करोड़ सबको मालूम है कि कौन सी पैसे ये मिले हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रांट तो मिली नहीं है। चलो जो भी है, इस टाइम फाइनेंशियल क्रंच में मिले हैं, कम से कम ये उनको सोचना चाहिए था। आज वो जिस सीट पर बैठे हैं, ये उनकी सोच चाहिए थी। सीनियर डिप्टी मेयर किसी को तो अपने साथी को साथ लेके जाते ना, लेकर के जाते। यहीं पे दूसरी बात एक और आती है कि जिस तरह से प्रेमलता जी के बारे में हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा कि प्रेमलता जी हर बार कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के साथ बैठती है। क्या कोई इंडिकेशन है क्या नगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की? आम आदमी पार्टी में है प्रेमलता जी, ये भी बताओ। देखो मधुकर जी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ प्रेमलता बैठती है, सबसे पहले मैं आप ही से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब हाउस था उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष भी वहीं बैठे थे, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी वहीं बैठे थे, हमारे बड़े भाई बबला जी भी वहीं बैठे थे, और भी कई नेता थे जो सारे, विजय पाल जी भी वहीं बैठे थे। उसके बाद खाना खाने के बाद इन्होंने सबने इकट्ठी मीटिंग भी की है। मीटिंग करके वो ये सड़क के ऊपर डिस्कस कि भाई हमें सड़क जो है V3 रोड अगर देनी ही है एडमिन को, तो उसमें हम ये लिखवा देते हैं मिनट्स में कि ये हमें वापस दी जाए ताकि नोट हो जाए। जब बड़े लीडर तो इकट्ठे रात को भी बैठ जाएं, बड़े लीडर हाउस में भी बैठ जाएं, बड़े लीडर आपस में फ़ोनों पे भी डिस्कस कर ले, तो हम लोग छोटे लीडर हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते भाई? आज़ादी हमें भी है, अंग्रेज चले गए हैं मैडम, लेकिन हाउस का एक डिसिप्लिन है कि जहाँ पर जिसका सीट रिजर्व किया गया है, जहाँ पे अधिकृत किया गया है, वहीं बैठ सकते हैं। ऐसा सभी मानते हैं। विधानसभा में भी ऐसे होता है, लोकसभा में भी ऐसा ही होता है, और चंडीगढ़ का एकमात्र नगर निगम हाउस है, तो ऐसे में भी सदन में ये डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए मधुकर जी। और वहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर की जो है कुर्सी आगे होनी चाहिए। आप हाउस की पूरी वीडियोग्राफी निकाल लीजिए, उसमें से 5 से 6 बीजेपी के पार्षद कांग्रेस वालों के साथ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ बैठे हैं, कोई नॉमिनेटेड के साथ बैठे। आप रूल बनाइए, ठीक है, रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक के लिए नहीं। तो कुछ पार्षद तो ऐसे भी हैं जो 6 महीने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, उनके लिए भी रूल होना चाहिए। जो पार्षद हाउस के बीच में से उठ के चले जाते हैं, चंडीगढ़ की जनता ने उन्हें जीत के भेजा यहाँ पर एक विश्वास के तौर पर कि तुम्हारे काम करेंगे। अरे इशारों में काम होते हैं। V3 रोड तो एक बहाना था, ठीक है ना, असली तो ये चीज़ थी। हमने क्या कसूर किया था? चंडीगढ़ की जनता ने हमें जितवा के भेजा है। हम चंडीगढ़ की जनता के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे, और हमें बेवजह सीट पे से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। किस कानून में लिखा? हमें कानून पढ़ के दिखाई मेयर मैडम सबसे पहले। no, वो तो कहते हैं कि मार्शल ने एक को उठाया, बाद बाकी आप लोग सभी उठ के चले गए। बिल्कुल नहीं। इन्हें पूछिए कि प्री हाउस में क्या बोला था, कि जाते ही नाम लेके बोला, खास तौर से मेरा, ठीक है, कि जाते ही उनको इतना डिस्टर्ब करना कि बोलने नहीं देना और उनको हाउस से बाहर निकाल देना। यही तो खोफिया है सबसे बड़ा। बंटी जी, क्या कभी आप लोगों ने ऐतराज़ किया कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को आगे में जगह मिलनी चाहिए? आप लोगों ने कभी ऐतराज़ किया? क्योंकि आप लोग तो पीछे बैठते हैं। हमारी इन्होंने सीटें तो हमारे आगे रखी थी, मगर उसमें इन्होंने हमें बिल्कुल कोने में ऐसी जगह बैठा दिया जहाँ कि हम अपनी आवाज़ न रख सकें। उसके बाद आप देखिए इनके नॉमिनेट जो इलेक्टेड काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी को सारे नॉमिनेटेड के पास बैठे रहते हैं, नॉमिनेटेड सारे पार्षद इधर आके बैठ जाते हैं। उसके बाद इन्होंने सीटों का हेरफेर, कभी मेरे साथ आगे सीट हमारे पीछे कर देते, कभी पीछे। उनकी आप देखिए आके, कभी नाम हमारा आगे होता, कभी पीछे होता है। एक सबसे बड़ी बात और है कि कल जो देवेंद्र सिंह बबला जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 1-2 जज बिठा दिए हैं और जो वेंडर्स वगैरह हैं वो स्टे लेके आ जाते हैं। आप लोगों ने कभी ये बात सोचा है क्या?
देखो जो उन्होंने, मैंने भी सुना इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो एक वेंडर्स के हमारे सिर पे जो 2-3 जज बिठा दिए हैं, वेंडर को स्टे दे जा रहे हैं, पर शायद उनको, मुझे लगता है उनको मालूम होना चाहिए कि अगर उनको इसी से वाकई में ही एतराज है तो मेयर के पास पावर है उसको स्टे को हटाने की। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जज किसी वेंडर को स्टे देते हैं तो मेयर के पास वो अधिकार है कि उसको स्टे हटा दे, क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखो, पूरी पावर है, जो हमारे जज साहब है बिठा सकते हैं। और मेयर मैडम, हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसके हमारे सौरभ जोशी जी हैं, पार्षद हैं, और योगेश डिंगरा जी है, वो भी मेंबर हैं। और उसमें मेन होती हैं, जो पावर होती है उसके पास होती है मेयर मैडम। आप ये बताएं कि मेयर स्टे हटा क्यों नहीं रहा अगर इस पे ऐतराज? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना कि आप देखो, जो हमारे इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं अभी, ठीक है, एक तरफ तो बीजेपी के कुछ पार्षद कहते हैं उन पे FIR होनी चाहिए, खुद मेयर मैडम ने भी बोला। फिर उनके 2 पार्षद नीचे जाके अलग ही स्टेटमेंट देते हैं कि भाई रेडी फड़ी वाले गरीबों के साथ बेइंसाफी हो रही है। क्यों भाई? मतलब अपना तो स्टैंड क्लियर रखे। और जब मेयर मैडम के पास पूरी पावर है तो अगर 6,000 के करीब वेंडर है जो नाजायज थे, उनको मैडम के हाथ में पावर है, मेयर मैडम अगर लिख के दे तो आधा शहर साफ हो जाएगा। लेकिन मेयर मैडम तो मतलब स्टेटमेंट दी नहीं। मेयर मैडम के जो पति देव है, सबसे पहले हमें अनपढ़ कह रहे हैं ना, वो खुद बबला जी दोगली राजनीति कर रहे हैं। और दोगली राजनीति करने से पहली बात तो उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, उनकी मैडम को इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पावर मेयर मैडम के पास है, उनको पूरी प्रॉपर। अनपढ़ तो कौन है? बबला भाई, हमारे बड़े भाई है। वैसे हमें कहना नहीं चाहिए, हमें शोभा भी नहीं देता, राजनीति में भी बड़े, उम्र में भी बड़े, लेकिन ये शब्द बोलने से पहले बड़े भाई को देखना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन ये ज़मीन का सौदा है। ये चंडीगढ़ की जनता का गला घोटा जा रहा है, चंडीगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है, और हम लूटने नहीं देंगे। मैंने खुद देखा कि वो प्लांट था जो राम दरबार में, बीजेपी वालों को क्या प्रॉब्लम थी जब वो फ्री में करने के लिए तैयार थे। दूसरी बात कि जब हाउस की मीटिंग होती है, रेडी फड़ी वेंडर्स वगैरह की बहुत चर्चाएं होती है। कभी आपने सुना है कि मेयर भी कभी हाउस में इस मामले को लेकर के गंभीरता से लिया हो कि शहर से जो अवैध फड़ियां हैं उनको हटाया जाए? आप देखिए, मैंने 3-4 मीटिंगों में मेरे इन्फोर्समेंट के मुद्दे आ रहे हैं। मैंने वहाँ कहा कि ये कुल्फ़ी वाले बैठे हैं जी, ये जो वेंडर सेल है उन्होंने, चाट वालों ने इतने कुर्सियाँ लगा रखी हुई हैं, फ्रूट वाले का 5x6 का वो होता है, वो इतने बड़े बड़े लगाए, मगर कोई कार्रवाई है? मेरे साहब बोलते हैं अभी देखेंगे जी, जवाब हमें बोलते हैं बंटी बैठ जा। बंटी तो होली होली बोलते रहता, समझ नहीं आता। मतलब मेरे साहब हमें ऐसे, यानी जब भी वेंडर्स की बात आती है तो आप जब उठाते हैं इस मसले को तो मेयर की तरफ से आता है कि बैठ जाओ, बंटी तो बैठ जा, बंटी तो बैठ जा, आप उसमें मिनट्स निकल के देखिए। एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि कुछ पार्षद और अधिकारी मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं और MC को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, आप इस पे कुछ कहेंगे? पता नहीं, ये उनकी खुद की सोच हो सकती है। हमने तो स्टडी किया, हमें जो चीज़ बुरी लगी वो चीज़ हमने रेज़ कर दी। आप देखो, हॉर्टिकल्चर वाले प्लांट में जो चीज़ें हो रही थी हमने उसको अपोज किया और सामने रखा, और उसका फ़ायदा भी हुआ कॉरपोरेशन को। कहाँ 4-5 लाख रुपए कॉरपोरेशन उसको दे रही थी कंपनी वाले को, और कहाँ पे वो फ्री में करने को तैयार हो गया। अब आप सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट वाला हमने इशू उठाया, उसमें भी आप देख लो कितने 35 लाख रुपए हर महीने कॉरपोरेशन दे रही थी। इशू उठा, सच्चाई सबके सामने आई, खुलासा हुआ, तो उससे जो हम अब नए टेंडर में देखोगे, नए में जो है 4 लाख में वो करने को तैयार है, 4-5 लाख में, तो कॉरपोरेशन को 28 लाख का फ़ायदा हुआ है ना। तो कैसे षड्यंत्र क्या है? देखो जी मधुकर जी, कुछ नहीं है, वही बात होती है ना, क्या बोलूँ, बस मैं अभी चोर के मन में तिनके बड़ा काम। ठीक है, आप कुछ करें। इनके मन में ना ऐसे है कि जो हम बोलते हैं वही ठीक है, लोग हमारी वाह करें, मगर हमारा काम है कि सच को सामने लाना, सच को उजागर करना। जब 21 एकड़ जगह है, उसमें से आप उसको 7 एकड़ में क्यों बेच रहे हैं? हम उसको क्यों पक्की पकाई दे रहे हैं? हम क्यों सड़कें बना रहे हैं? हम क्यों ग्रीन बेल्ट पार्क बना रहे हैं? बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह बबला जी, उन्होंने ये कहा था कि 1-2 अफसरों की और ज़रूरत है। पहले तो 2 जज पहले आके बैठे हैं स्टे देने के लिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि कुछ अफसर और भी चाहिए, जबकि सैकड़ों लोग निकाल दिए गए हैं।
तो क्या उन कर्मचारियों की ज़रूरत नगर निगम को नहीं है प्रेमलता जी? देखो मधुकर जी, सबसे पहले तो ऑफिसर बहुत हैं हमारे पास, और जब से हमारे जो अमित सर जी हैं, कमिश्नर सर आए हैं, तब से यहाँ पर जितने भी करप्शन होता था, जैसे आप इन्फोर्समेंट वाला देख लो, आप बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देते। बड़ी साफ़ सुथरी छवि वाले ऑफिसर हैं, और वो किसी भी के साथ पार्टीबाजी नहीं करते। और रही बात कल बबला जी की, जो मैंने वीडियो सुनी, उसमें उन्होंने बोला कि कुछ और ऑफिसरों की ज़रूरत है। काश बबला जी ये कहते कि जो कर्मचारी निकाले हैं, गरीब निकाले हैं, जिसको करीब करीब 90 तो फायर वाले में निकाले, फिर ट्यूबवेल वाले में निकाले, फिर उसके बाद कोरोना वाले निकाले, फिर क्या नाम है उस वाले स्मार्ट सिटी वाले निकाले। मतलब यही तो लगा लें और यही निकाल दे। 40-40 साल की उम्र में सड़कों पे कटोरा लेकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इतिहास गवाह है कि पहला मेयर होगा कि नौकरी लगाए गए थे, निकालने वाली मेयर सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी याद रखेंगे इतिहास में कि एक मेयर मैडम आए थे और सारे कर्मचारियों को सड़क पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जितनी ऑफिसरों को हम सैलरी देंगे उतने में तो वो खुद ही सारे कर्मचारी की रोजी रोटी चल पड़ती, और गरीब इंसान आज सड़क पे नहीं आता। इनका कहना है कि जब से ये मेयर आई हैं, सैकड़ों की संख्या में, करीब करीब 1000 कहें तो कम नहीं जी, 1066 के आसपास 1066 कर्मचारियों को निकाला गया मैडम, सीनियर डिप्टी मेयर मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब आप देख लीजिए, 90 जो फायर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई थे उनको निकाल दिया गया। आप ट्यूबवेल वाले देख लीजिए, ट्यूबवेल वाले 332 एम्प्लॉई उनको निकाल दिया गया। 33 जो कोविड वाले एम्प्लॉई थे उनको निकाल दिया गया। जो ICCC में एम्प्लॉय थे 2829 एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया गया। कुल मिलाकर आप देख लीजिए, पहला वही बात है, पहला इस तरह का कार्यकाल रहा है मेयर का। पहले ऐसे कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि इतने एम्प्लॉय को बेरोजगार कर दिया गया। हर इंसान की नौकरी से उसकी रोज़ी रोटी चलती है, उसका घर परिवार किसने लोन ले रखा है, बच्चों की फीसें देनी है, हर चीज़, मतलब वो किस तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे नहीं सकते, अगर नौकरी दे नहीं सकते, जो लोग नौकरी कर रहे हैं कम से कम उनको तो मत निकालिए। तो जितने भी निकाले गए लोग हैं, ये क्लियर कर दूं कि ठेके के कर्मचारी लगाए गए थे जो बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे थे, और इस 1 साल में जब से ये कमिश्नर साहब आए हैं और जब से ये मेयर साहिबा आई हैं, तब से करीब करीब 1066 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए। ठेके के कर्मचारी जो थे आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन ये लोग ईमानदार ज़रूर बन के बैठे हुए हैं। दूसरा जो सवाल है सीनियर डिप्टी मेयर साहब, इस मेयर को कितना सफल मानते हैं? और कमिश्नर के बारे में तो अब शहर से भी आवाज़ उठने लगी है कि ये कमिश्नर फेलियर है। अब मैं बताता हूँ जी, ये मेयर साहब का बिल्कुल फेलियर है। मेयर साहब अब 9 महीने निकल गए, अब कहते फंड आया। अब ये देख लीजिए 9वां महीना सितंबर स्टार्ट हो गया है हमारा। आते ही सबसे पहले कहा मैं लाल डोरे का करूँगी। लाल डोरे के बाहर मैंने 4 बार इन्होंने गवर्नर साहब से मीटिंग करा दी, कोई लाल डोरे का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। गांव वालों के पहले ये कह रहे थे हम गांव वालों को स्पेशल रिलीफ देंगे, ये देंगे, मगर उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास ऑलरेडी 22 करोड़ हमारे पास नगर निगम के पास फंड बचा हुआ था गाँव के सिलेक्शन के लिए, उसमें से इन्होंने 11 करोड़ दिया। ये भी झूठ बोल रहे थे कि मैंने गवर्नर साहब से स्पेशल लेके आई। ये हमारा नगर निगम का अपना 22 करोड़ जो विलेज डेवलपमेंट फंड वो पड़ा हुआ था, उसमें से इन्होंने हमें 22 गाँव को 50-50 लाख दिया। उसमें से 11 करोड़ अभी खर्चा, उसमें से भी 11 करोड़ और बचा हुआ है। आप देखिए सैकड़ों मुलाजिम जिन्होंने दिन रात एक करके कोविड के टाइम पे हमारे पास हमारे साथ काम किया, जो हमारे फायर वाले सर्विसेज हैं, उन्होंने दिन रात, जब हमारा आपदा आई थी, डिजास्टर आया था कोविड में, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को उठाया, इलाज कराया, सर्विस कराई। मतलब उनकी इतनी नगर निगम में भागीदारी थी, जो आप उनके बच्चे जब वो आते थे अपने बच्चों के साथ, तो बहुत बसों पर सुबह से लेकर शाम तक, पहले यहाँ पे आना, सुबह शाम तक यहाँ बैठे रो रोते, सर ये मेरी गाड़ी की किस्त है, सर ये मेरे घर का किस्त है, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई है, जिसके घर का चूल्हा चल जाए। उन 1000 बंदों जो बंदे निकाले हैं उनसे पूछ के देखिए कि ये मेयर सफल है असफल है। ये शहर के लोगों से पूछ के देखिए कि आज तक लोगों ने कहा था कि ऐसी सड़कें हमने
20 साल में, ये बबला जी ने कल उनकी वर्डिंग थी कि आज तक मैंने ऐसी सड़कें, ऐसा हाल शहर का नहीं देखा। वो खुद मानते हैं कि जब तक मैं आया हूँ आज तक का ये शहर का हाल नहीं था। अब ये नहीं पता लगता सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, गवर्नर साहब को भी पता है, मगर ये चाहते हैं सिर्फ V3। आप जाके देखिए हमारे लोग जो कॉलोनी में, गाँव में सड़कों पर रहते हैं, V5 सड़क का हाल देखिए जाके, उन्होंने क्या हाल कर रखा है। वहाँ तो एक चलता है 36 मई में, कल बात है, कोई लेडीज़ वो जा रही थी, एक्टिवा पर जा रही थी सुबह से, हर किसी ने ड्यूटी पे जॉब पे जाना, मौसम है आगे ही ख़राब है, मगर पता नहीं लगता इतना बड़ा पानी होता, उनको लगा छोटा सा गड्ढा है। जब वहाँ से गाड़ी एक्टिवा क्रॉस करता है, एकदम बंदा बीच में गिरता है, कईयों के लोगों के फ्रैक्चर आ गए। आप इस बार अस्पताल में जाके देखिए आगे से लोगों का हाल क्या है। आगे 3016 सेक्टर में मुलाजिम आते तो डेली चेक कराने, मगर अब आज की डेट में 4 से 5,000 बंदा OPD में चेक कराने जाता है। ये क्यों? क्योंकि नगर निगम का फेलियर है। यहाँ MOH की सफाई का बंदोबस्त देख लीजिए, यहाँ सड़कों का हाल देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के एक कहावत है भोजपुरी में, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। मधुकर जी, थैंक यू सो मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।